पढ़ते हैं और कहीं पे प्रश्न लिखल रहे कि मूल, और तुम लोग ने जीत ने ठान देना सर जी तो मौलिक बोले थे। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इसका भाग 3 में चर्चा, इसमें भाग 3 में चर्चा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, 12 से 35। इसमें जो आज बात बता रहे हैं इसमें कुछ कल छूट गया था क्योंकि टाइम भी हो गया था ज़्यादा, इसीलिए आज बता रहे हैं। अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35। एक होता है 12, 13 और 14 से लेकर 32 तक। 14 से लेकर 32 तक का जो मौलिक अधिकार है उसको 7 प्रकार में बांटा गया। क्या प्रकार में? 7 प्रकार में बांटा गया। क्या प्रकार में? 7 प्रकार में बांटा गया है। उस 7 प्रकार कौन है? 7 प्रकार में एक में है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसको बढ़िया समझो, समानता का अधिकार। तो हम बोले थे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो भी बात हम बोलेंगे उसमें समानता दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? समानता। उसके बाद था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें था अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक। उसके बाद था शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद था 23-24। कौन था? अनुच्छेद 23 और 24 था। ये सब याद रहता है कि नहीं? उसके बाद चौथा था कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें था अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 25 से 28। यही पूछता अक्सर मिलेगा, यही सब तुमको। पाँचवा क्या था? शोषण हो गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ था? अनुच्छेद 29 और 30। ये तो 28 तक हो गया ना। और कौन था? 6, यहाँ लिख दे 6। शिक्षा संस्कृति को। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, ये था संपत्ति का अधिकार, इसमें अनुच्छेद था केवल 31। कौन? 31। और 7वां था संपत्ति का संवैधानिक उपचार। कौन सी था? संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार नीचे में नहीं कर रहा है, संवैधानिक, यहाँ लिख देते हैं 7। संवैधानिक उपचार, इसमें क्या था? अनुच्छेद 32। ये जो बात है, ये सब बात कि मूल या मौलिक अधिकार में जो 14 से लेकर 32 तक है इसमें 7 प्रकार में बांटा गया। क्या प्रकार में? ये जो 7 प्रकार में बांटा गया था मूल संविधान में। कौन संविधान में? मूल संविधान किसे कहते हैं? जो 26 जनवरी 1950 में लागू था। कौन? 26 जनवरी 1950। लेकिन अभी वर्तमान में क्या वो मौलिक अधिकार? 6 गो। क्या वो मौलिक अधिकार है? 6 गो। क्या वो मौलिक अधिकार? 6 गो। तो कौन चीज़ छाँटा है? तो इस संपत्ति का अधिकार को छाँट दिया गया। इस संपत्ति को अधिकार को छाँटा है तो कौन? संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। ये 44वां संविधान संशोधन जो किया गया तो क्या किया इसने? ये जो 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था उसमें से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया? यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। तो जब 7 गो में एगो को हटा दिया तो क्या गो बता? 6 गो। पूछेगा वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना था? 6। आप ध्यान रहे, प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7। तो 7 गो था ना। 44वां संविधान संशोधन में 2 बात हुए हैं। एगो तो संपत्ति के अधिकार को निकाल लिया गया। एक और बात है, एगो तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल लिया गया और उसको बना दिया। अभी के वर्तमान में पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि कौन अधिकार है? कानूनी अधिकार। ये अभी कौन है? कानूनी अधिकार। इसको बना दिया अभी कानूनी अधिकार। एक बात और किया है 44वां संविधान संशोधन में, जैसे अनुच्छेद 19 के 1 में क्या था? विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, अरे वही बात है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था ना। तो विचार मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब होता है चुप रहना। तो था 19 के 2 में क्या था? सभा, इसमें बोलने की आज़ादी था। इसमें क्या था? सभा करने। और तीसरा में संघ और संगठन बनाने था कि नहीं? संघ और संगठन बना सकते हैं। चौथा संघ और संगठन भ्रमण की आज़ादी। 5वां जमीन खरीद कर बसने की आज़ादी। जमीन खरीद कर बसने की आज़ादी था कि नहीं? बसने की आज़ादी। 6ठा संपत्ति अर्जित। 7वां व्यवसाय था कि नहीं? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता था। तो 44वां संविधान संशोधन में 7 मौलिक अधिकारों में से 6ठा मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार से, इसको यहाँ से खींचा। और दूसरा अनुच्छेद 19 के 6ठा में जो है संपत्ति का अधिकार, इसको दोनों को निकाल लिया गया। कौन संशोधन के तहत? कोई एक चीज़ को नहीं निकाला है, संपत्ति के अधिकार को भी निकाल लिया है। और दूसरा अनुच्छेद 19 के 6ठा संपत्ति के अधिकार को भी निकाल लिया गया। इसको निकाल के जोड़ दिया गया कहाँ? 300 के क में। ये अनुच्छेद किस भाग में है? तो भाग 12 में। इसमें है भाग 12 में। यहाँ तक ये बात समझी तुम लोग? इसमें कोई दिक्कत है? कौन संविधान संशोधन द्वारा?
44वां संविधान संशोधन 1900 क्या हुआ इसमें? संपत्ति का अधिकार को निकाल के कौन अधिकार बने? कानूनी अधिकार। और कहाँ रखा गया? 300 के कौन भाग 312 में। क्या 44वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19 को भी कुछ किया है? किया। 19 के अंतर्गत जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था उसको भी कहाँ रख दिया गया? 300 के कौन में। पहले यह दोनों ठो मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कौन अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार हो गया। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार हो गया। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार हो गया। यही बात सब छूट गया था। अब पूरे मूल अधिकार में 2 संशोधन याद रखना, क्योंकि सभी संशोधन को मिला के ही एगो चैप्टर पॉलिटी में बना दिया है, जिसको कहते हैं संविधान संशोधन। जिसको क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। पूरे जितना पॉलिटी पढ़ लेगी ना, तो उसमें जहाँ जहाँ संशोधन हुआ है सबसे हटा के एगो चैप्टर बना दिया जिसका नाम क्या है? संविधान संशोधन। तो इस मूल अधिकार में 2 संविधान संशोधन देखते हैं। एगो 44वां, एगो यही है 44वां संविधान संशोधन, ये नजर आया इसमें। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये नजर आया। और दूसरा आया 86वां संविधान संशोधन। कौन? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? शिक्षा को मूल अधिकार में रख दिया गया था, और इसके तहत रख के उसको 21 के कौ में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? 21 के कौ में जोड़ दिया था। पूरे चैप्टर में 2 संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? एगो 44वां। अब जो पढ़ाएंगे तो चैप्टर के अंत में सब संविधान संशोधन को एक जगह बता देंगे ताकि याद रहेगा। तो इस भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, इसमें पूरे पढ़ लेगा 12 से लेकर 35 तक, तो तुमको 2 संशोधन भेंट होगा। एगो 44वां संविधान संशोधन 1978, एगो 86वां संविधान संशोधन 2002। यही परीक्षा में आने वाला है। 2 दिन होगा ना परीक्षा। 2 दिन में देखना, 2 दिन में 4 सीटिंग होगा परीक्षा। 4 सीटिंग में ये वो पूछ देगा। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को किसके अंतर्गत रख दिया? मौलिक अधिकार। मतलब भारत में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा क्या कर दिया गया? अनिवार्य। इसीलिए पंचायत, गली, मोहल्ला, देहात में भी स्कूल खुला रहता है, और उसमें पढ़ाना जरूरी। बात समझ में आ गया? तो ये पूरे चैप्टर में क्या संविधान संशोधन? 2 गो। कौन कौन? 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, और उसको कहाँ जोड़ दिया गया? 21 के कौ में। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को, और अनुच्छेद 19 के 6 में जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था उसको हटा के 300 के कौ में रख दिया, और 300 के कौ भारत के भाग 12 में। कौन में है? भाग 12। ये समझ गई? इसको कोई दिक्कत है? ये दोनों को भाग 3 में क्या संशोधन? 2 गो। कौन कौन? 44वां और 86वां। ये अब अलग से बता दिए तो कभी भी आप नहीं भूल पाएगा। अब और 2 इंपॉर्टेंट और बात है इस चैप्टर के अंतर्गत बताते हैं। एगो और बात जानो, एगो और बात क्लियर कर देते हैं। अभी पूछेगा कि वर्तमान में, पूछेगा कि वर्तमान में कब? अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार को संसद संशोधन कर सकता है तो कर सकता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकता है तो कर सकता है। मौलिक अधिकार को संसद संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। संशोधन करेगा ठीक है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। इन्हें कि पूरे के पूरे मौलिक अधिकार को संशोधन कर दे तो ये भारत के आम नागरिक के लिए अच्छा बात तो है नहीं, क्योंकि संविधान डायरेक्ट अधिकार किसको दिया? भारत के नागरिक को। तो मूल ढांचा नहीं बिगड़े। बात समझ में आ गया? कहेगा कि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है। किया जा सकता है? करेगा? संसद करेगा तो पूरे मूल अधिकार को बदला जा सकता है। उसका मूल ढांचा को नहीं बिगड़ना चाहिए। तो एक इसमें 2 बात याद रखना ये है कि 1950 से लेकर 1967 तक ये अवधारणा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 1950 से 67 1900 केशवानंदवाद, इसमें केशवानंद, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद में निर्णय आया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। लेकिन 1973 में केशवानंदवाद, कौन वाद? केशवानंदवाद। ये बाबाजी आदमी है रे, इसको देख केशवानंद को देखा है? ये बाबाजी आदमी है। जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा तब तक इस व्यक्ति को पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। यही केस कर दिया था केशवानंद वाद बनाम के केरल राज। कौन राज? केरल राज। वह से केशवानंद किससे? केरल राज। इसके मुकदमा ये दोनों इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। और मौलिक अधिकार क्या? संविधान में जो मन हो सब में संशोधन कर सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रहना चाहिए, मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। कौन चीज़ नहीं बिगड़ना चाहिए? मूल ढांचा। याद हुआ 1950-1967 में यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद में कहा, निर्णय आया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। केशवानंद वर्सेस केरल राजवाद में कहा गया कि मौलिक अधिकार के संविधान में जो चीज़ है सब में संविधान संशोधन कर सकता है संसद, लेकिन मूल ढांचा नहीं भी। ये हो गया, बात खत्म। इसे भी पूछेगा तो प्रश्न बन जाएगा। और आगे बात है कि मौलिक अधिकार और वित्तीय आपात में संबंध, मौलिक अधिकार और वित्तीय आपात में संबंध, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा में घुमा देगा तो बस बंद नहीं करेगा। एगो मौलिक अधिकार समझ रही है कि नहीं? नहीं समझ रही है? मौलिक अधिकार और आपात उपबंध मतलब होता है संबंध। उपबंध में संबंध,
देखो अब समझो, आपात क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352 में है, 356 में 4 का अंतर होता है, बताए थे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद यहाँ क्या होगा 360। इसको ध्यान से समझो, ये अच्छे अच्छे परीक्षा में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन ये अच्छे अच्छे परीक्षा में पाए जाएंगे। तो बाकी डरा बहारे वाला अब पटरी खखड़े वाला नौकरी के लिए पढ़ लिया तुम लोग, यही सब पूछेगा। मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में क्या संबंध है, तो इसमें संबंध अभी हम बताते हैं। अनुच्छेद आपात क्या प्रकार के होता है? 3 प्रकार के, पहले भी बताएं। आपात क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352 में कौन? राष्ट्रीय आपात। क्या नाम है? राष्ट्रीय आपात। कौन आपात? राष्ट्रीय आपात। और 356 में किस? राष्ट्रपति शासन। कौन सी है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में कौन सी है? वित्तीय आपात। कौन आपात? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये तो तुम लोग जानता है कि अनुच्छेद 352 में चर्चा है राष्ट्रीय आपात का, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का। यह दोनों जब लगता है, ये दोनों जब लगेगा भारत में या देश में लगेगा, तो मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता। इस मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता, मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब क्या समझता है? मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता मतलब मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता अर्थात मौलिक अधिकार पर कोई असर नहीं होता इसके लगने से। अगर देश में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लग गया तो इससे मौलिक अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाता है, प्रभावित होता है। इसका मतलब कि देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात देश में लागू होता है तो यह भारत में रह रहे नागरिक पर मौलिक अधिकारों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगता किन किन कारणों से। 3 कारण से राष्ट्रीय आपात लगता है। क्या कारण से? 3 कारण से। जब युद्ध हो, भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो, दूसरा बाह्य आक्रमण कर दिया, भारत में कोई आक्रमण कर दिया, इसको कहते हैं बाह्य आक्रमण। क्या कहते हैं? बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब होता है देश के अंदर में ही विद्रोह हो गया, उसको क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह। क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, लेकिन प्रभावित होने के भी कारण है। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगा है तब ही मौलिक अधिकार प्रभावित होगा, और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगा है तो मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूज हो गया, यहाँ कंफ्यूज तुम लोग 100% हो गया होगा, प्रभावित नहीं होगा। सुन लो, यहाँ पहले जानो कि 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। और तीनों में से कौन लागू हो जाता है जिसके कारण मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, मौलिक अधिकारों पर असर हो जाता है? तो वह होता है राष्ट्रीय आपात। क्या होता है? ये दोनों आपात लगने से भारत में रह रहे नागरिकों पर कोई असर, उसके मौलिक अधिकार पर कोई असर नहीं होता। असर होता है केवल और केवल किस पे? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात देश में लगने के 3 कारण है। क्या कारण है? 3 कारण। एक युद्ध चल रहा, एक बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह। और क्या यह तीनों कारण में मौलिक अधिकार प्रभावित होगा? नहीं। अगर देश में राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तब मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है इसका मतलब मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। समझिए, राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, लेकिन उसके 2 आधार होने चाहिए, एक युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हुआ है तो मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इसका कारण यह है, इसको कहते हैं आंतरिक आपात। क्या कहते हैं? आंतरिक आपात। उसको क्या कहते हैं? बाह्य आपात। ये दोनों को क्या कहते हैं? बाह्य आपात। तो राष्ट्रीय आपात के कारण प्रभावित तो होता है मौलिक अधिकार, लेकिन उसके कौन आधार होना चाहिए? युद्ध और बाह्य आक्रमण। अब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, तो हमारी कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होता है? तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। ऑटोमेटिक बुझती है कि नहीं? ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। कौन सी? 358। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगा तो ऑटोमेटिक लागू हो जाता है देश में अनुच्छेद 358। अब 358 है क्या? तो 358 कहता है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तब भारत में रह रहे नागरिकों का मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। इसको निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाए। बात समझी तुम लोग? अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से 22 है। अगर राष्ट्रीय आपात लग चुका है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण तो ऑटोमेटिक अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। निलंबित मतलब अनुच्छेद 19 के तहत जो भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है वह तत्काल के लिए समाप्त हो जाएगा। समझिए बात, समझा कि नहीं? अनुच्छेद 19 कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को तो निलंबित करेगा, और साथ ही जो मौलिक अधिकार को निलंबित करने का इच्छा होगा राष्ट्रपति कर सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर मिला है अनुच्छेद 359 में। इसमें 359 में। बात समझिए, बात समझो कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 19 के साथ साथ अन्य मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति को यह पावर अनुच्छेद 359 देता है। कोई दिक्कत? क्या जरूरी है कि अनुच्छेद 19 को ही निलंबित होगा? राष्ट्रपति चाह ले तो अनुच्छेद 19 के साथ साथ मौलिक अधिकार के अंतर्गत और जितने भी अधिकार हैं वो भी निलंबित हो सकते हैं। समझ में आया?
अब यहाँ पे एक और बात है, देखो जब संविधान लागू हुआ था ना, जब संविधान लागू हुआ था, जिसको मूल संविधान कहती है, मूल संविधान में जब राष्ट्रीय आपात लागू होता था तो सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर देता था, सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर देता था। क्या समझ में आ गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। ऐसा नहीं है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ है तो उसमें एक बात होगा, ढेर सारा बात होगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और कहा गया कि आप राष्ट्रीय आपात लगता है तो आप अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को कहा अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 359 आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको जो इच्छा हो सो मौलिक अधिकार को निलंबित कीजिए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को आप कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। कौन कौन? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। बात समझिए तुम लोग, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो गया होगा तुम, देखो समझा देते हैं। राष्ट्रीय आपात लगेगा तो मौलिक अधिकार प्रभावित होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो मौलिक अधिकार प्रभावित होगा, तो कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा? तो अनुच्छेद 19 प्रभावित होगा। निलंबित कौन होगा? अनुच्छेद 19। ये बात किसमें लिखल है? तो अनुच्छेद 358। 358 में जो बात की चर्चा है वह केवल और केवल अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा है कि राष्ट्रीय आपात लगेगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। और 358 के बाद 359 आता है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपात के दौरान जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दो। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो राष्ट्रीय आपात लागू होता था तो उसमें 20-21 को भी नहीं छोड़ा जाता था, सब पर लागू कर दिया जाता। तब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो संविधान को संशोधन करके कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत जितना मन हो कितना मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो करे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दो। अब समझा? कोई दिक्कत है? मूल अधिकार, देखो मौलिक अधिकार और आपात संबंध में संबंध निकला कि नहीं? किसी को कन्फ्यूजन है? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कहो। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? अनुच्छेद 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। ये कहता है कि 359 कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो जितने राष्ट्रीय आपात के दौरान जितना मन कितना मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसको छोड़कर क्या यह मूल संविधान सारा है? नहीं, 1978 के बाद, 1978 से पहले सभी को निलंबित कर सकता था, लेकिन 1978 के बाद केवल किसको छोड़कर हो गया? मूल अधिकार कंप्लीट खत्म हो गया। कोई दिक्कत? यही तो छूट गया था।